बामसेफ एवं राष्ट्रीय महिला शिक्षण 21वां पश्चिम महाराष्ट्र बंगाल राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन की जो सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए हैं, उस सब्जेक्ट के माध्यम से मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। साथियों, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, उन साथियों ने जो आज के लिए चर्चा के लिए जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, तो ये जो वर्तमान सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ही अहम है। आप लोग बहुत डिफिकल्ट एरिया है, इस डिफिकल्ट एरिया से आए हैं, दार्जिलिंग से आए हैं, नेपाल से भी लोग आए हैं और सिक्किम से भी लोग यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। कम से कम जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ के आसपास के नॉर्थ रीजन के, पूर्वोत्तर भारत के ये लोग यहाँ आए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, ये आने वाली क्रांति का संदेश है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जिस मकसद को हम लेकर इस समाज में, देश में काम कर रहे हैं, ये मकसद, ये उद्देश्य समझना बहुत ही अहम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये अधिवेशन में जो सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए हैं, मैं उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। पहला सब्जेक्ट है, वर्तमान की ईवीएम प्राचीन मनुसंहिता के नए संस्करण हैं। ईवीएम पर चर्चा। दूसरा सब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करके आदिवासियों, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों के पर्सनल लॉ, कस्टमरी लॉ खत्म करके उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाने की सुनियोजित साजिश। ये सब्जेक्ट चर्चा की है। मैं सब्जेक्ट जब पढ़ता हूँ तो उसी में आपको समझ में आएगा कि हमारी समस्या क्या है। तीसरा जो सब्जेक्ट है, हमारे देश की वर्तमान गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए
सभी बहुजन संगठन को एकजुट होकर एक मंच में रहकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। ये हमारे समस्या का समाधान है, जिस पर चर्चा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट जो पहले सत्र का है, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष राय साहब ठाकुर पंचानन वर्मा, महाप्राण जोगतनाथ मंडल, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, रघुनाथ महतो, सावित्रीबाई फुले, फातिमा सेठ, B.R. अम्बेडकर, किसके विरोध में, किसके लिए हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, संस्कृति, धर्म के विरोधी काम करते थे? किसके विरोध में काम करते थे? हमें महापुरुष पता है, लेकिन वो किसके विरोध में काम करते थे, क्यों करते थे, ये हमें नहीं पता। और ये आज हम उत्तराधिकारी उनके हैं, किस लिए और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पहले सत्र का सब्जेक्ट है। जो अभी दूसरा सत्र शुरू हो रहा है, उसमें 3 सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए हैं। भारत सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को नकार कर ओबीसी को सामाजिक, शिक्षा, सेवा, राजनीति, अर्थशास्त्र में विभिन्न संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का एक भयंकर षड्यंत्र। यह अभी के सत्र का सब्जेक्ट। एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को डराना और डरकर SC, ST, OBC को हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करने का भयंकर साजिश ब्राह्मणों के द्वारा हो रही है। इसकी एक गंभीर चर्चा इस पर वामसेप संगठन के बढ़ते अभियान के अनुसार अनुशासन के बिना और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और सहसंबंध के बिना निर्धारित समय के भीतर हमारे संगठनात्मक लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। ये सब्जेक्ट इधर चर्चा के लिए रखा है। कितने लोगों ने पत्रक पढ़ा? हाथ ऊपर करो। सब्जेक्ट पढ़ा? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, अच्छी बात है। ये जो आज के सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे हैं साथियों, ये सब्जेक्ट मूलतः ईवीएम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओबीसी जनगणना, एनआरसी, सीएए, एनपीआर, इस पर है। तो ईवीएम से क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा, एनआरसी से क्या होगा, और ओबीसी की जनगणना अगर जाति आधारित जनगणना नहीं की तो क्या होगा? ये समझना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे हैं,
ये सब्जेक्ट वर्तमान समय में ब्राह्मणों के षड्यंत्रकारी आ गया है। ऐसे चर्चा नहीं करते। और इस ब्राह्मणों के षड्यंत्रकारी अभियान को विफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी का अवलंबन करना चाहिए, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों ने ईवीएम, एनआरसी, सीए, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वर्तमान समय की सबसे गंभीर, अगर ब्राह्मण इसमें सफल हुए तो क्या हो सकता है? हमारा जो भविष्य में हमारी जो पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां होगी, ये 100% गुलाम होने वाली, 100%। इसलिए ये सब्जेक्ट चर्चा करना, इसका सॉल्यूशन निकालना और इसका हल निकालना, ये वर्तमान समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ईवीएम से क्या होगा ये समझ में मूलतः देश में लड़ाई क्या है, देश में क्या लड़ाई है? मूलतः इस देश में जो लड़ाई चल रही है, ब्राह्मण बहुजन लड़ाई, मूलतः ये लड़ाई चल रही है। लेकिन ये लड़ाई आपको ओपन दिखती नहीं है, ये ओपन दिखती नहीं है। तो ब्राह्मणों ने जो वर्तमान में जो लड़ाई खड़ी की है, वो है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लड़ाई खड़ी की है उन्होंने। एक डमी लड़ाई कह सकते हैं, झूठी लड़ाई कह सकते हैं, ये वास्तव में लड़ाई नहीं है। ताकि आपका ध्यान, आपका लक्ष्य, ब्राह्मण हमारा हजारों साल से एनिमी है, उस एनिमी के तरफ, उस शत्रु के तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। आपका जो ध्यान है, जो काल्पनिक शत्रु है, जो वास्तव में शत्रु है नहीं, उस तरफ आपका ध्यान ब्राह्मणों ने प्रचार करके ऐसा किया। जो हमारे पुरखे, जो मैंने अभी नाम सुना, अभी पुरखे हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, फुले, साहू, आंबेडकर, पेरियार, ये जो हमारे पुरखे, इनका शत्रु निर्धारित था, ब्राह्मण शत्रु निर्धारित था। अचानक गायब कैसे हो? गायब नहीं, गायब कैसे है? जो आज की अगर सब्जेक्ट मैंने आपको सुनाया, उस सब्जेक्ट का अगर आप विश्लेषण करोगे वर्तमान समय में, तो ये कह सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट आज के है, ये सब्जेक्ट आपको वर्तमान समय में संविधान आपके समर्थन में होने के बावजूद भी आपको गुलाम बनाने का कार्यक्रम, संविधान है, फिर भी आपको गुलाम बनाने का कार्यक्रम।
हमारे महापुरुषों की क्या इच्छा है? हमारी जो समस्या है, हमको समस्या कभी नहीं थी। ऐसा कार्यकाल बताओ भारत के इतिहास का कि हमको कुछ भी समस्या नहीं थी। कौन सा कार्यकाल है? सिंधु संस्कृति, सिंधु घाटी का कार्यकाल, फिर बुद्ध और महावीर का कार्यकाल, फिर मौर्य डायनेस्टी का कार्यकाल, कुछ भी समस्या नहीं। यही भारत का सुवर्ण काल है। ये जो सुवर्ण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, दैट इज गण व्यवस्था, गण संस्था, फिर बुद्ध काल, फिर मौर्य काल। ये भारत सोने की चिड़िया था। और उस सोने की चिड़िया में ना कोई अछूत था। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बोल रहा हूं मैंने सुना, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा समझा रहा हूं आपको। जब भारत सोने की चिड़िया था, भारत का सुवर्ण काल था, तब मौर्य काल था, तब भारत में कोई भी अछूत नहीं था। तो भारत में कोई भी शूद्र नहीं था। तब भारत में कोई भी आदिवासी भी नहीं था। आदिवासियों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे आदिवासी है, ब्राह्मण भी ऐसा भ्रम पाया जाता है। बुद्ध काल में, मौर्य काल में आदिवासी नहीं थे, शूद्र नहीं थे और अछूत भी नहीं थे। ये समझना होगा, इतिहास सत्य समझना होगा। तो हम कौन थे? कौन थे हम? थे तो जरूर। कौन थे? बुद्ध ने हमको नाम दिया। कौन सा नाम दिया? बहुजन हिताय बहुजन, ये नाम दिया। तो मौर्य काल में, बुद्ध काल में सब लोग बहुजन थे। कोई अछूत नहीं, कोई आदिवासी नहीं। मूल निवासी थे, यही मूल निवासी। तो मौर्य काल का जब हत्या हुई बृहद्रथ की, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, उस थ्योरी को कहते हैं, कौन सा थ्योरी है? ब्रोकन मैन थ्योरी। लड़ाई हुई जबरदस्त लड़ाई, और उस लड़ाई का, मौर्य काल का खात्मा होने के बाद ब्राह्मणों ने, तो जिन लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार किया और जंगलों में भागे, वो आदिवासी, वो कभी वो आदिवासी बना, कभी आदिवासी। मौर्य काल के कई साल बाद ये है आदिवासी। बहुजन से ही आदिवासी बना, बहुजन से ही शूद्र ओबीसी बना, शूद्र बना, बहुजन से ही अछूत बना। ये वास्तव है। जिन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था का कानून स्वीकारा, ओबीसी का, जो बहुजन भागा जंगल में, वो आदिवासी हो गया। और जो जंगल में नहीं भागा, जो गांव में ही रहा, गांव के बाहर रहा, तो ब्राह्मणों ने उसको बहिष्कार किया। क्लियर होना चाहिए, क्लियर। ब्राह्मण इसका प्रचार कर रहे आदिवासियों को बताने के लिए, जो आदिवासी है और जो नॉन आदिवासी है, इनके अंदर झगड़ा लगाने के लिए ब्राह्मण
आदिवासी भी नहीं है। गलत प्रकार है, ब्राह्मणों का एक प्रकार गलत है। आदिवासियों के जो नेता है उन्होंने इस इतिहास को पढ़ा है, अवेलेबल है, क्लियर होना। और ये लोग कौन है? मूल निवासी लोग कौन है? हम अभी मूल निवासी थेरी, अभी वो थेरी भी पीछे जाने लगी। अब हम आज कौन है? हम नागवंशी है। आदिवासी भी नागवंशी है, शेड्यूल कास्ट भी नागवंशी है, ओबीसी भी नागवंशी है। हम आदिवासी है, हम नागवंशी है। मूल निवासी की भी आगे थी हमारी चली, हम नागवंशी है और नागा लोगों ने भारत के ऊपर राज किया, इसलिए आदिवासी राजा थे, शेड्यूल कास्ट के लोग राजा थे, ओबीसी के लोग राजा थे, हम राजा थे। ब्राह्मणों ने हमको ऐसा माना, ये लड़ाई का परिणाम समझ लेना चाहिए। हम मूल निवासी है, हम नाग है और नाग लोग ब्राह्मणों के भयंकर शत्रु। सबूत कितने सबूत है? प्राचीन ब्राह्मणों ने जिस विहारों को मंदिर में कन्वर्ट किया, उनको देखो, उस मंदिर के ऊपर और जो भी विहार है उसके ऊपर देखो, सब नाग के चित्र होते हैं। बुद्ध के पीछे नाग की छत्र छाया होती है, महावीर के पीछे नाग की छत्र छाया होती है। महाभारत में एक अध्याय है नागों का संहार, ब्राह्मण अध्याय है। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, विश्लेषण थोड़ा बहुत ऐतिहासिक क्यों कर रहा हूँ कि हम एक है तो एक होना चाहिए। हम एक है तो हमें एक होना ही पर्याप्त है। जो आर्कियोलॉजी का किताब है पढ़ लेना चाहिए, नवल योगी जी ने लिखा है। उन्होंने किताब ली है नागा द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया। सब नागा लोग हैं, हम नागा लोग हैं। झारखंड को क्या कहते हैं? नागपुर कहते हैं। महाराष्ट्र को बड़ा नागपुर कहते हैं। ये झारखंड छोटा नागपुर। और ये भयंकर शत्रु है, ब्राह्मणों के भयंकर। तो इस बात को, ये लड़ाई है, हमें अलग नहीं लड़नी चाहिए, हमें इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। चाहे तुम गरीब हो या चाहे वर्तमान में बहुत श्रीमंत हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत गरीब, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी है। क्यों? आपको आपके हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। हम बैकवर्ड नहीं थे। कब बैकवर्ड नहीं थे? हम मौर्य काल में हम बैकवर्ड ही नहीं थे, बैकवर्ड नहीं थे। आज हम बैकवर्ड है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति धारण करने का अधिकार से बहुजनों को ब्राह्मणों ने मनोस्मृति लिखकर वंचित किया। कानून बनाकर हमें मांगा, हमें बैकवर्ड किया। कानून बनाकर बैकवर्ड किया ब्राह्मणों ने। कानून बना, कानून से
क्या हम बैकवर्ड थे? बिल्कुल, हम दुनिया के सबसे फॉरवर्ड लोग, सबसे और कानून। तो ब्राह्मणों ने हमें बैकवर्ड बनाया कानून बनाकर। अगर कानून बनाकर आपको बैकवर्ड बनाया ब्राह्मणों, तो कानून बनाकर ही आपको आजाद करना है। कानून बनाकर आपको आजाद करना होगा। बाबा साहब ने किया, कानून बनाकर आपको आजाद किया। संविधान क्या है? संविधान आपके ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने का लिखित दस्तावेज। संविधान क्या है? आजादी का दस्तावेज। सिर्फ आपको अमल करना है, बस ब्राह्मणों के गुलामगिरी से आजाद करना। तो हमारी जो समस्या है आज, सबसे बड़ी समस्या हमारी पॉलिटिक्स के वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से हमारी आज, पहले भी थी और आज भी है पॉलिटिक्स। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको ही कानून बनाने का अधिकार होता है। अगर आपके पास राजकीय प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो आप आपके समर्थन में कानून बना नहीं सकते। जैसे हमारे एसटी के 7.5% लोग हैं, एससी के 15% लोग हैं, ओबीसी के 52% लोग हैं। इतने लोग आज हमारे पार्लियामेंट में हैं, लेकिन क्या किसी ने कानून बनाया? तो 1950 के पहले कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों का छीना और एससी को दिया, एसटी को दिया, ओबीसी को दिया। कानून बना, सबसे महत्वपूर्ण कानून बना। जिधर कानून बनता है उधर ब्राह्मणों का कब्जा है, ये होता है। जिधर कानून बनता है उधर ब्राह्मणों का कब्जा है। कैसे करते हैं? ईवीएम से, वर्तमान में ईवीएम से ब्राह्मणों के प्रतिनिधि चुन कर जाते। ईवीएम सबसे बड़ा, जो हमारा जो सच्चा प्रतिनिधि है, वो लड़ाऊ प्रतिनिधि है, वो ईवीएम की वजह से चुनकर नहीं जाता है। बहुत सारी बातें समझने की, समय का अभाव है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ईवीएम के माध्यम से कांशीराम जी कहते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांशीराम जी वोट हमारा राज तुम्हारा मतलब ब्राह्मणों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस नारे से क्या होगा? जो कांग्रेस मेजॉरिटी में चुन के आती थी,
धीरे 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 खत्म। अरे दोस्त दुश्मन की पहचान हुई, कांग्रेस खत्म हुई। कांग्रेस देश में खत्म करने के लिए सबसे बड़ा रोल गामसेप का है। बहुत लोगों को पता है, पता नहीं है बहुत लोगों को। इस देश में कांग्रेस को खत्म करने के पीछे गामसेप का ज्यादा रोल है। तो ब्राह्मणों को पता चला, जब बहुजन गामसेप के माध्यम से जागरूक हो गए और हो रहे हैं, तो हमको वोट नहीं करेंगे, तो फिर हम शासन करती जमात कैसे बन सकते? ब्राह्मणों के सामने सवाल। तो इस सवाल का समाधान ब्राह्मणों ने किया, ईवीएम लाया। ईवीएम से क्या होता है? एक होते हैं चोरी और दूसरा होता है डाका। कौन सा बड़ा होता है, चोरी या डाका? पहले वोटों की चोरी होती थी, अब वोटों का डाका होता है। और पहले वोटों की चोरी कौन करता था? हमारे ही जो हमारे में गुंडे थे ना पहले, एससी एसटी ओबीसी में गुंडा करती थी, तो उसी के माध्यम से चोरी होती थी। ब्राह्मणों की क्या देंगे गुंडा करती करना? लेकिन अब जो डाका होता है वो हमारे ब्राह्मण डाका है, क्योंकि ईवीएम मशीन होता है, उसमें जो माइक्रोचिप होती है, उस माइक्रोचिप का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही पता है। इसलिए ईवीएम में फ्रॉड केवल और केवल ब्राह्मण ही कर सकते। होलसेल फ्रॉड, होलसेल फ्रॉड। 2004 में कांग्रेस ने किया, 2009 में कांग्रेस ने फ्रॉड किया, 2004 में, 2009 में, और कांग्रेस चुन कर आई। पहले नहीं आती थी, ईवीएम के बाद कांग्रेस सरकार बनाई सेंटर में। तो इनको गठबंधन करना, कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी गठबंधन, उसके बाद गठबंधन सरकार। तो फ्रॉड किया 2004-2009 में। तो सुब्रमण्यम स्वामी, एल.के. आडवाणी और जीवीएल नरसिंह ने सब सबूत इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया ईवीएम में फ्रॉड होता है और फ्रॉड रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन में दूसरा मशीन बिठाना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए फ्रॉड पकड़ने, फ्रॉड। तो 2014 में मोदी फ्रॉड करके चुनकर आया, सरकार बनाई मोदी ने, और 2014 के बाद एक साल के अंदर करीबन 10 लाख ईवीएम मशीनें स्क्रैप में भेजी। क्यों ऐसा किया? स्क्रैप में भेजी, कबाड़ में भेज दिया। क्यों? सबूत नष्ट, और सबूत नष्ट। फिर वीवीपीएटी की गिनती होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है चर्चा के लिए। अभी जो वीवीपीएटी मशीन बेटा है, ये ईवीएम मशीन है और एक वीवीपीएटी मशीन, 2 मशीन पर हम वोटिंग करते हैं।
ईवीएम ये फ्रॉड करने वाली मशीन और वीवीपीएटी मशीन है फ्रॉड पकड़ने वाली मशीन। एक फ्रॉड करती है, एक फ्रॉड पकड़ती है। और दोनों का जब मिलान होगा, जब काउंटिंग होता है, दोनों का जब मिलान होगा, दोनों का मिलान करने के बाद सपोज ईवीएम में 100 वोट मिले और वीवीपीएटी में 100 वोट मिले, मैच हो गया, तो इसका मतलब फ्रॉड है नहीं। अगर दोनों के काउंटिंग में गफला हुआ तो फ्रॉड हुआ। इसलिए वो जो वीवीपीएटी मशीन है वो फ्रॉड पकड़ने वाली मशीन है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि 100% मिलान होना चाहिए। सरकार कितनी मिलान करती है? 1% मिलान करती है। इसका मतलब 99% पर फ्रॉड आगे विचार है। केवल इस मुद्दे पर वाम से भी लड़ती है और कोई लड़ने की कुछ हिम्मत नहीं। बहुत सारे मुद्दे लेकिन समय के अभाव से तो ईवीएम क्यों लाए? आपकी गुलामी कानूनन है और कानूनन गुलामी नष्ट करने के लिए आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो सच्चे प्रतिनिधि है वो चुनकर जाकर पार्लियामेंट में बैठना चाहिए और संविधान के अनुरूप कानून बनाकर आपकी गुलामी को खत्म करना। केवल आपकी ही गुलामी खत्म होगी संविधान से, वोट से, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, केवल गुलामी खत्म करने का मामला नहीं है। वोटों का अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार, आपको राजा बनने का अधिकार है। एमपी एमएलए बनने का अधिकार नहीं है। ये केवल आपको राजा बनने का अधिकार, आपको आपके सच्चे प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट का अधिकार है। प्रतिनिधि, और हमारी जो डेमोक्रेसी है ये प्रातिनिधिक लोकशाही है। ये लोकशाही हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव। और ये प्रतिनिधि कितने चाहिए? शेड्यूल ट्राइब के कितने प्रतिनिधि चाहिए? शेड्यूल कास्ट के कितने प्रतिनिधि चाहिए? और ओबीसी के कितने प्रतिनिधि चाहिए? ये प्रतिनिधि देने के लिए रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, समझना चाहिए, बारीक है। प्रतिनिधि देने के लिए रिजर्वेशन है। कैसे? मैं समझाता हूं। शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 7.5% है, तो 7.5% रिजर्वेशन है। 7.5% रिजर्वेशन है, लेकिन किस लिए है? प्रतिनिधित्व के लिए। तो रिजर्वेशन आपको आपकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए रिजर्वेशन है। ब्राह्मणों ने रिजर्वेशन खत्म किया। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है ब्राह्मणों ने समस्त बहुजन समाज के लिए प्रतिनिधित्व खत्म किया, ऐसा उसका मतलब है। रिजर्वेशन खत्म किया, इसका मतलब प्रतिनिधित्व खत्म किया। तो प्रतिनिधित्व कितना प्रकार का प्रतिनिधित्व होता है? रिजर्वेशन कहाँ कहाँ होता है? रिजर्वेशन शिक्षा में होता है, रिजर्वेशन नौकरी में होता है, नौकरी में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन होता है और रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स में होता है। अगर ये रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में अगर दे दिए तो क्या होगा? सपोज समझाने के लिए बोलता हूँ, 100% लोग, उसमें ब्राह्मण 3%, ब्राह्मणों को 3% रिजर्वेशन दे दिया और हमने अगर 97% लिया, होगा? ब्राह्मणों की सिस्टम खत्म। अगर 85% बहुजनों को 100% रिजर्वेशन मिला तो ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है वो खत्म हो गई। तो रिजर्वेशन ये ऐसा हथियार है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म करता है। और केवल खत्म नहीं करता साथियों, आपको शासन करती जमात बना। पहले राजा बनने के लिए तलवार चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवार चलाना। अभी वोट, राइट टू वोट, राजा बनने का वही खत्म किया, ब्राह्मणों ने वही खत्म किया। मुझे क्यों डरता नहीं? उसको मालूम है मैंने कुछ भी किया तो क्या करेंगे लोग? मुझे वोट नहीं देंगे, इतना ही है। मुझे वोट नहीं देंगे, इतना ही है ना। अरे हम आपके वोटों पर डाका डालेंगे और देंगे, ये मुझको एहसास है, इसलिए किसी को डरता नहीं है। ये इसलिए डर, उसको वोटों की चिंता नहीं है, वो ईवीएम से खत्म हो गई उनकी। लेकिन हम शासन करती जमात नहीं बन सकते। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने शासन करती जमात बनने की जो उनका उद्देश्य था, वो हम नहीं बन सकते ईवीएम का होते हुए। ब्राह्मणों ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ईवीएम के माध्यम से खत्म किया और इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से जो ब्राह्मणों के बहुजन समाज में जो प्रतिनिधि है वो चुन के आए और इसने जो बाकी प्रतिनिधि है शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में, वो हमारे ही लोगों ने हमारा ही रिजर्वेशन खत्म किया ब्राह्मणों के कई। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करते? क्योंकि ओबीसी की जनगणना अगर की तो ओबीसी का 60 या 65% होगा, तो ब्राह्मणों को ओबीसी को 60% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। 60% रिजर्वेशन बोले तो प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तो ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म हो गई। इसलिए जनगणना नहीं करते। एनआरसी ये क्या है? ये मुद्दे केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा, ब्राह्मणों का इलेक्शन एजेंडा है और कुछ नहीं। और जो कॉमन सिविल कोड है तो क्या है? आदिवासी का कस्टमरी लॉ, रीति रिवाज अलग होते हैं,
ओबीसी के अलग होते हैं, सिखों के अलग होते हैं, क्रिश्चियनों के अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इन जनरल ब्राह्मणों के रीति रिवाज अलग होते हैं और बहुजनों के रीति रिवाज अलग होते हैं। तो कॉमन एक सिविल कोड से क्या होगा? बहुजनों के ही हक्काधिकार खत्म है। जो कस्टमरी लॉज है बहुजनों के, इंक्लूडिंग आदिवासी, इंक्लूडिंग अछूत, ओबीसी, सबके अधिकार खत्म हो गए। क्या होगा ये समस्या है। सबसे टॉप प्रायोरिटी आज हमारी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे मेन ब्राह्मणों की जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कहते हो ना, ब्रह्मास्त्र ईवीएम में आज के बारे में, इस ब्रह्मास्त्र को हमें खत्म करना होगा। कैसे खत्म करना होगा? ये हमारे जो मान्य और वामन मेश्राम में है, वो जो आदेश देंगे, फोड़ो फोड़ फोड़ो फोड़ फोड़ने की हर बूथ पे अगर नहीं ईवीएम को नहीं हटाया तो हमें हर बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। जैसा वामन मेश्राम ने कहा वैसा। इसलिए हमारे लोग क्या करना चाहिए? हमारे पास सोल्यूशन है साथियों। सोल्यूशन हमारे लोग जाति में रहते हैं, जो जाति के संगठन जोड़ना चाहिए। महापुरुषों के नाम पर संगठन, उन संगठन को जोड़ना चाहिए। हमारे लोग धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर संगठन निकालते हैं, उनको हमें जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? अरे हम एक ही वंश के लोग हैं, हम नागवंशीय लोग हैं, और ये नागवंशीय लोग ब्राह्मणों के भयंकर शत्रु हैं। महाभारत में पर्व है ये, खांडव वन दहन नाम का एक पर्व है, युद्ध हुआ था, नागों की हत्या की। नाग बोले तो वो प्राणी नहीं है, नागवंश बोले तो एक मानव है, मानव वंश। तो हमें एक होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते, हम ऐसा करते, हम तो एक करने में ही जीते हैं। होना चाहिए ऐसा करके लोग नहीं करते, हम करते हैं फिर आपको। सभी लड़ाई जीती। तो इस काम के लिए साथियों बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय के अभाव से मैं आपको समझा नहीं पा सकता हूँ। ईवीएम सब हमारा खत्म हो, सब ईवीएम। जैसा तोते की जान ईवीएम है, ब्राह्मणों की जान ईवीएम है, ईवीएम में जाना है। अगर ईवीएम हटा दिया तो झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट करो और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एक ही उद्देश्य से प्रेरित होकर एक संगठन में आना चाहिए। तो इस तरह से साथियों ये जो अधिवेशन रखा है, इस अधिवेशन के माध्यम से आप इस एरिया में जो हमारे लोग हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास करो। एक मुद्दे पर इकट्ठा हो जाओ। आप ऐसा करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साहब।